नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 8 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस, करंट अफेयर तथा अंग्रेजी के जो भी ईडीएम फ्रेज वगैरह पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी और साबित हो रहे हैं। इस बार के एमटीएस में 20 प्लस क्वेश्चन हर शिफ्ट में अपने पीडीएफ से, अपने क्लास से आपको मिला के दे रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप ये बात आप भी जानते हैं, तो आने वाले समय में अगर आपको एग्जाम देना है तो सभी फैक्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। ये बंधु हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे हैं। इनका नाम है चंदन खेड़े जी। इन्होंने जो है कल ही हमसे पीडीएफ खरीदा है, कल ही लिया है पीडीएफ। यहाँ पे टुडे देखिए इनका रिएक्शन। सर, सबसे पहले आपके जो है चरण में जल चढ़ा के आपको प्रणाम। कल रात को ही मैंने आपसे पेड पीडीएफ लिए हैं और उसमें 80% प्रश्न उतरे हैं आज के पेपर में, है ना। और इसके बाद इन्होंने जो है प्रश्न लिखना स्टार्ट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बेस्ट ऑफ लक, है ना। जो बच्चे पीडीएफ नहीं भी लिए वो काफ़ी, सिर्फ ये है कि अगर आपने अटेम्प्ट ली, वीडियो अटेम्प्ट किया है मेरा 57 सीरीज वाला, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ एमटीएस ही नहीं, ये टीसीएस के कोई भी एग्जाम को जो है ना, एकदम जो है छेद करके आ जाएगा क्वेश्चन में। ऐसा सीरीज, ऐसा क्वेश्चन मैंने इस सीरीज के अंतर्गत रखा है भैया, है ना। तो इसे हल्के में ना ले। मैं बार बार एक ही बताता हूँ, जैसे आप मुझे एनालिसिस के समय पसंद करते हो, अगर पहले से पसंद करोगे ना, जब मैं पढ़ाता रहता हूँ, सीरीज को चलाता रहता हूँ, तो ये जो है और भी ज्यादा मामला सोने पे सुहागा हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। कल ही बात हमने कर लिया है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की पूरी पुस्तक का नाम, है ना। और वहीं पे मैंने जलमैन, रॉकेटमैन, बाघमैन, मिसाइल मैन सबकी बात कर लिया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। इसके अलावा अब्दुल कलाम साहब की अन्य पुस्तकों में इग्निटाइड माइंड्स, ये भी पुस्तक है। अरुण कुमार तिवारी जी इनमें साथ दिए थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को ये पुस्तक लिखने के लिए, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब्दुल कलाम साहब को भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने थे अब्दुल कलाम साहब। इनके अलावा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कलाम साहब को। एपीजे अब्दुल कलाम सर बीना बजाने में निपुण थे, बीना बजाने में निपुण थे। ये वाला बीना, माता सरस्वती वाला बीना, वाद्य यंत्र बीना, ये बजा लेते थे आपका कलाम साहब। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम पूरा नाम है कलाम साहब का, जो अपने चैनल का लोगो भी है और हमारा जो है मतलब मेरा रोल मॉडल भी है। आप बहुत सारे बच्चे के होते हैं रोल मॉडल, और ऐसे ही रोल मॉडल रखना भी चाहिए। इसके अलावा 2023 में स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग बता दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि परसों भी बताया था। ये आपका तमिलनाडु के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ये आपका तमिलनाडु के अंदर हुआ है स्क्वैश चैंपियनशिप 2023, है ना। एक आपका है जी सैफ चैंपियनशिप 2023। ये सैफ चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका बंगलुरु में हुआ है। सैफ चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे हैं, तो जी भारत रहे हैं। उप विजेता कौन रहे हैं जी, तो कुवैत रहे हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। ये किस स्टेडियम में हुआ है, कल ही बताया हूं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023, ये विजेता कौन रहे हैं, भारत ही रहे हैं, है ना। उप विजेता कौन रहे हैं, पाकिस्तान रहे हैं। और ये वाला खेल किस देश में कराया गया था, तो ओमान में कराया गया था। इसके अलावा जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 महिला, ये था पुरुष वाला जो ओमान में हुआ, विजेता भारत, उप विजेता पाकिस्तान। और यही सेम चीज है महिला वाला, जो विजेता रहा भारत लेकिन उप विजेता रहा कोरिया, है ना। और कहां पर हुआ, तो जापान में। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। और भी जो भारत जीते हैं ना हाल फिलहाल, जरूर ध्यान रखें, है ना। डायमंड लीग जो है नीरज चोपड़ा जीते हैं। इसके अलावा भारत जो है आपका आईसीसी अंडर 90 महिला वाला वर्ल्ड कप जीत लिया पिछले साल, इसी साल पहलुके संस्करण 2023 में इंग्लैंड को हरा के। साउथ अफ्रीका में हुआ था आईसीसी अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप की विजेता भी भारत हैं। इनके अलावा आर्म्स इंडिया एक्ट और बर्नाक्यूलर एक्ट कब पारित हुआ था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है ना भाई। तो आर्म्स इंडिया एक्ट और बर्नाक्यूलर एक्ट 1878 ईस्वी में लागू करा गया था, ठीक है भाई। इसके अलावा जो आपका आज़ादी के बाद आर्म्स इंडिया एक्ट है, ये 1959 में आया था। देखिए 3-4 चीज मैं डबल बताया, जो शायद इससे पहले आपने सिंगल ही सुना होगा। एक तो आपका
जो आपका पुरंदर की संधि है, पुरंदर की संधि है ना, तो आपने शिवाजी और जय सिंह के बीच में सुन रखा होगा, है ना। पुरंदर की संधि भी मैंने 2 बताया है कि 2 बार होता है। आपने तराइन की लड़ाई 2 बार सुन रखा होगा, 1191 1192। हमने तराइन की 3 लड़ाई बता रखे हैं आपको। इसके अलावा इसी प्रकार से आर्म्स इंडिया एक्ट आपने 1 सुना रखा होगा 1878 में, हमने 2 बता रखा है 1959 में भी। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे छूटना नहीं चाहिए। अपना बस एक ही ऐलान है कि भाई जो बच्चे हम पे बिलीव करते हैं उनको जो है उस कुर्सी तक बैठाना है जो उनका इंतजार कर रहा है। इसके अलावा बर्नाक्यूलर एक्ट लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था और रिपन के समय समाप्त किया गया था। यह बर्नाक्यूलर एक्ट क्या था भाई, तो भारतीय पत्रकारिता पे, स्थानीय लैंग्वेज में पत्रकारिता पे रोक लगाया गया था, क्योंकि अंग्रेज बड़ा 64 था। वो समझता था कि भाई अंग्रेजी तो सब नहीं पढ़ सकते ना, तो अंग्रेजी में थोड़ा ढील दे दो, लेकिन अगर स्थानीय लैंग्वेज हिंदी मराठी वगैरह में लिखेंगे तो सब पढ़ लेंगे, और पढ़ के देश भावना अगर बहुत ज्यादा जग गया तो हम कितने दिन टिक पाएंगे, है ना। तो इसी डर से जो है बर्नाक्यूलर एक्ट लाया था, है ना। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि बर्नाक्यूलर एक्ट जो है इसी के समय खत्म होने की बात हुई थी, ऐसा नहीं। खत्म होने का श्रेय किसी और को गया, जो आपने पहले ही देखा इसी वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा आज़ादी के बाद इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 भी लागू कराया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सानिया मिर्जा की किताब पूछ ली है भैया, एक भी खिलाड़ी की किताब आपसे छूटेगा क्या, है ना। तो सानिया मिर्जा की किताब कौन सी है भाई, एस अगेंस्ट ओड्स। एस अगेंस्ट ओड्स जो है ये आपका सानिया मिर्जा जी की किताब है। इसके अलावा साइना नेहवाल, इनकी किताब कौन सा है, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, जीतने के लिए खेलिए। इसके अलावा बीवीएस लक्ष्मण की किताब कौन सी है, 281 एंड बियॉन्ड, 281 और उसके आगे, प्लेइंग इट माय वे, ये किसके हैं, सचिन तेंदुलकर। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसके हैं भाई, बीसीसीआई के भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली दादा की पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। और मुझे तो खासकर बहुत पसंद है सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर के अंदर। इसके अलावा राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है, 1 CR बार बताया हूं, कितना बार, 1 CR बार बताया हूं। और कैसे याद रखने के तरीके बताया हूं, जरा गौर फरमाइएगा नए बच्चे, है ना भाई। 52 मैंने बताया कि प्रेसिडेंट से है, मैंने कहा कि इसमें 101 जोड़िए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो राज्यपाल से होगा। इसी प्रकार से मैंने कहा कि प्रेसिडेंट का अध्यादेश 123 होता है, 2 और 1 के स्थान हेराफेरी कर दीजिए तो 213 हो जाएगा, ये 213 आपका राज्यपाल का अध्यादेश है। इसी प्रकार से मैंने कहा 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन की आर्टिकल है, 2 और 1 को हेराफेरी कर दीजिए 214 हो जाएगा, जो हाई कोर्ट का हो जाएगा। तो बहुत सारे चीज जो है आप लिंक करके, रिलेट करके, फनी जो मीम लोग देखते हैं ना, यही मीम बनाइए आप जो काम आए, है ना। वो मीम मत देखिए जिसमें हाँ, वो किस काम की भाई, कोई काम की नहीं है, तो वहां क्या टाइम खराब करना अपना, है ना। तो 153 अपना है ना भैया, राज्यपाल से संबंधित। राज्यपाल का पद 153 में है। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। मैंने आपसे एक बात और बता रखा है पॉलिटी के अंदर, प्रेसिडेंट को आप गवर्नर से रिलेट करें, पीएम को आप सीएम से रिलेट करें। इसके अलावा आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी को आप महाधिवक्ता से रिलेट करें, आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लोकसभा को विधानसभा से रिलेट करें, राज्यसभा को विधान परिषद से रिलेट करें राज्य के अंदर, है ना। तो भाई मैंने बताया है कि जो गवर्नर को प्रेसिडेंट से क्यों रिलेट करें, क्यों करें बताओ ना। तो इसलिए करें कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया की हर कोने को वही काम देता है, वही सेवा देता है जो एक राज्यपाल एक राज्य में देता है। फर्क इतना है कि प्रेसिडेंट जो है ना मतलब स्वतंत्र होते हैं और ये राज्यपाल जो है जिम्मेवार होते हैं, ठीक है। बस इतनी सी फर्क है, बाद में कि दोनों के काम में कोई फर्क नहीं है, एक का बड़ा दायरा है, एक का छोटा दायरा है। सेम पोस्ट वाले आदमी को नियुक्त भी करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, है ना। केंद्र में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अपने पावर का यूटिलाइज करता है, जो भी शक्ति वगैरह है, जो भी निर्णय लेते हैं। उसी प्रकार से राज्य में सीएम लेते हैं तो सीएम की नियुक्ति भी गवर्नर करते हैं, और केंद्र में पीएम की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसे मैच कर दिया। अब महान्यायवादी और महाधिवक्ता क्या है, तो महान्यायवादी क्या है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी या न्यायिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी है। उसी प्रकार से उस पार्टिकुलर राज्य के सबसे बड़े विधिक अधिकारी कौन होते हैं, तो महाधिवक्ता होते हैं। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो ये जो राज्यपाल का पद है 153 में है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल 165 के अनुसार करते हैं। राज्यपाल का क्षमादान है 161 और राष्ट्रपति का क्षमादान 72 है। राष्ट्रपति का पद 52 है ना। राष्ट्रपति 52 से 61 तक लगातार चलते हैं अपने आर्टिकलों को लेकर, ठीक है। इसके अलावा 103 बता दिया था, 280 वित्त आयोग का गठन करते हैं, 72 क्षमादान है, 108 ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं, है ना। ये सब आपका राष्ट्रपति के कुछ अलग अधिक मतलब आर्टिकल हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 153 में कहा गया दादा कि कोई भी एक आदमी यानी कोई भी एक आदमी, है ना, एक ही साथ
एक या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। इसके लिए संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। इसी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह नियम बना कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों की राज्यपाल के कार्यभार को संभाल सकते हैं। अगर बात करें कि राज्यपाल की वेतन और भत्ता कहां से मिलता है, तो भारत के संचित निधि से मिलता है, और इस बात की जानकारी हमें आर्टिकल 158 के 3 और 4 भाग में मिल जाती है। राज्यपाल राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान होता है। नियुक्ति में बात करें तो नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब तक कहे भैया इतना दिन तक रहिएगा तो रहेगा आराम से, है ना, मतलब प्रसाद पर्यंत है, जब तक मन मिल रहा है राष्ट्रपति साहब के साथ तब तक पद पे बने रहेंगे। इनके अलावा राठवा किस प्रमुख त्योहार है जो मार्च महीने में मनाया जाता है, राठवा, है ना, तो ये राठवा जो है ये गुजरात में राठवा जाति के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है जो होली के आसपास मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो इसे आप गुजरात का होली कह सकते हो। ठीक है, या वो सांग एक फेस्टिवल है जो मणिपुर की होली है ना। एक आपका गोवा में दलदल यानी आपका जो कीचड़ वाला फेस्टिवल होता है गोवा में, ठीक है, एक कीचड़ वाला मड फेस्टिवल गोवा में होता है, इसे ध्यान रखेंगे, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा गोवा में एक सिमगो फेस्टिवल होता है जो गोवा का होली कहलाता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गुजरात के अंदर त्योहार कौन से, गरबा, डांडिया, पतंग महोत्सव, माधोपुर मेला, ये सभी के सभी आपको कहाँ पे मिलेंगे, गुजरात के अंदर मिलेंगे। गुजरात के अन्य आकर्षण में आइएगा तो गिर नेशनल पार्क होगा, एशियाई शेर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रानी की बाव मिलेगा जो यूनेस्को के अंदर शामिल है, धौलावीरा हड़प्पन कालीन साइट यूनेस्को के अंदर शामिल है। धौलावीरा की क्या विशेषता है कि प्लेग्राउंड की खोज हो गई इस हड़प्पन कालीन साइट में, यानी हड़प्पा के लोग खेल के मैदान से भी परिचित थे। काठियावाड़ी प्रायद्वीप ये आपके गुजरात में ये वाली पार्ट में यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा कच्छ के रण गुजरात में मिलेंगे। कच्छ के रण में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है, प्लीज कमेंट, है ना, प्लीज कमेंट, कौन से नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। सोमनाथ मंदिर ये आपके गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर पे कई बार लूट हुई, लेकिन 1025 ईस्वी की लूट काफी फेमस है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा गुजरात के केवड़िया में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस समय दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। इसके मूर्तिकार राम सुतार। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अब इसे केवड़िया का नाम बदल के एकता नगर कर दिया गया है, वहीं पे है गुजरात के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी सीएनजी टर्मिनल हाल फिलहाल 2022 में स्थापित किए गए गुजरात के, है ना, भावनगर में। मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये भी गुजरात में है। मोढेरा जो है ये एशिया मतलब इंडिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से गुजरात को इतने करीब से आप जान लिए, आज के बाद कोई क्वेश्चन गुजरात से नहीं छूटेगा मेरे भाई, और मैं छूटने नहीं दूंगा। इसके अलावा 11वीं मौलिक कर्तव्य के अनुसार बच्चों की उम्र सीमा क्या है, पूछने वाली बात है जी, 6 से 14 वर्ष। कितना, 6 से 14 वर्ष। संविधान के मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, तो 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन होता है, उसी के तहत जो है मौलिक कर्तव्य आपको जोड़ा गया था। यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे लगाया गया था, और बाद में शुरू में 10 प्रकार के, बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, और हमारा एक आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा का फंडामेंटल राइट भी सेम चीज बना कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, इस बच्चों के लिए मतलब जिस बच्चे मतलब 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं इंडिया में, सबको फंडामेंटल राइट है शिक्षा लेना निःशुल्क, है ना। तो फंडामेंटल राइट भी बना था और फंडामेंटल आपका ड्यूटीज भी बना था 11वां, है ना। कब, 2002 में। कौन से संविधान संशोधन, 76वां, है ना। तो आपसे यहां से जो मौलिक कर्तव्य है उसके अंदर जब एग्जामिनर झांक के क्वेश्चन पूछते हैं तब आपको ये वाली सीट की मटेरियल जरूर याद होनी चाहिए। और मैंने पहले ही आपको रटा रखा है क्रम बैच में कि देश में सबसे बड़ा क्या होता है, तिरंगा के लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो सबसे पहले हमें राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि को जो है ना, सम्मान करना चाहिए, ये हमारा परम मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है कि वो आदर्श वाक्यों को समझाना जिन्होंने हमें देश प्रेम की भावना को जगाया है। इसके अलावा तीसरा है कि भारत की जो संप्रभुता, एकता और अखंडता जो भारत की अमूल्य धरोहर है, इसकी रक्षा करना। चौथा है कि देश सेवा के लिए अभी कभी जरूरत पड़ जाए तो आप तत्पर रहेंगे, है ना, कि कल हो के कहीं जो है किसी को घर में खदेड़ना है तो हम चलेंगे भाई, तैयार रहना है हमेशा, है ना भाई, देश सेवा की बात है तो एकदम चलेंगे, है ना, भले हम जितना ही लड़ पाए, है ना। इसके अलावा भारत की सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। सबसे खास
महिलाओं के सम्मान की या फिर के लिए जो अपमानजनक प्रथा है, ये जो कुरीतियां हैं, उसे त्यागने की बात आर्टिकल 51 के ए के ई में कहा गया है। इसी कारण जो सती प्रथा वगैरह एक दिन आपसे पूछ दिया था ना कि महिलाओं की जो है मतलब जो भी कुरीतियां हैं उनको त्यागना मौलिक कर्तव्य के किस अनुच्छेद को संदर्भित करता है, तो आर्टिकल 51 ए के ई को करता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 51 ए के एफ है ना, जो हमारी मिली जुली संरक्षा संस्कृति है, विरासत है, उसकी रक्षा करना है। अगर एक के जी में जो है पर्यावरण संबंधित है, एच में वैज्ञानिक मानवतावाद से संबंधित है, और आई में है आपका सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, जो आर्टिकल 49 में भी आपको देखने को मिलेगा डीपीएसपी के अंतर्गत सेम चीज कि भाई जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा कीजिए। उसके अलावा लास्ट में शिक्षा वाला हो जाएगा, जो आप इस प्रश्न में देख ही लिए। इसके अलावा काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, आज से बोले हैं, एक सांस में बोलिएगा, काजीरंगा, मानस, डिब्रू, पावितोरा और ओरंग। काजीरंगा, मानस, डिब्रू, पावितोरा और ओरंग। काजीरंगा, मानस, डिब्रू, सखोबा, पावितोरा, ओरंग। ये कहाँ पे है, ये आपके कहाँ पे जी, असम में है। नमेरी छूट गया था, नमेरी भी इसी सांस में घुसेर लीजिएगा, नमेरी भी है। देखिए एक नमेरी जो है ना, ये गाय की प्रजाति भी होती है, गाय की प्रजाति भी होती है नमेरी, और नमेरी जो है आपके असम में नेशनल पार्क भी है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि असम में एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क जो है पॉपुलर है, तो आपको बताना है कि काजीरंगा जो है वो एक सींग वाला राइनो के लिए प्रसिद्ध है। असम में ही सबसे पहले डिगबोई तेल क्षेत्र 1901 में जो है इंडिया में पता लगाया गया था। उसी 1901 वर्ष में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी हुई थी। इसके अलावा माजुली नदी द्वीप जो है ये भी असम में है। कामाख्या मंदिर, इसी परिसर में अंबुबाची मेला लगती है, ये भी असम में है। माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र में स्थित है, जो इंडिया ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये बात भी ध्यान रखना है। प्रथम बार किसे संगीत में भारत रत्न दिया गया था, एम सुब्बालक्ष्मी मैडम को 1998 में दिया गया था। संगीत के क्षेत्र में जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, सबसे पहले एम सुब्बालक्ष्मी मैडम कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई थी। पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, भूपेन हजारिका, ये सभी को सभी जो है आपको संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया है। पंडित रविशंकर को आपको दिया गया है 1999 में। कब दिया गया है, 1999 में दिया गया है। बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर दोनों के कब, 2001 में। पंडित भीमसेन जोशी 2009 में। अब भूपेन हजारिका साहब 2019 में। तो ये सभी के बात जो है आपको ध्यान रखना है भारत रत्न वाली। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं, इनको भी भारत रत्न 2014 में दिया गया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा द किलिंग ऑफ अ किंग आपसे पूछा है, मतलब जो साइड वाला जो है ना, जो आपका मृत्यु वाला जो ना, जो हत्या वाला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, तो बहुत इजी होता है इनको याद करना, क्योंकि साइड तो आपका सब में जुड़ा ही रहता है। आपको बस शुरुआती के जो वर्ड हैं उसको चेंज करना होता है। तो द किलिंग ऑफ किंग ये आपका रीजी साइड होता है। अगर यहाँ पे रानी की हत्या होती ना, द किलिंग ऑफ क्वीन, तो भी रीजी साइड ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। पैट्रीसाइड पिता की हत्या होती है, फैट्रीसाइड भाई की होती है, और एक पैरीसाइड होती है। जो पैरीसाइड होती है पेरेंट्स की हत्या, यानी माता और पिता दोनों की किसी ने हत्या कर दिया तो पेरेंट्स की हत्या होती है। एक जेनोसाइड होता है, जनसंहार होता है, जेनोसाइड। बहुत बड़ी मात्रा में अगर लोगों की मृत्यु कोई हो जाती है, कर देते हैं कोई, तो इसे जनसंहार कहा जाता है, इसे जेनोसाइड कहते हैं। एक आपका होमिसाइड होता है, होमिसाइड मतलब एगो आदमी का मृत्यु हो जाता है, कोई भी आदमी है ना, जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, होमिसाइड हो गया। इसके अलावा एबी साइड मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए रखा है। एबी मतलब क्या होता है, जैसे एविएशन का नाम आपने सुना होगा। एविएशन क्या है, जो आपका विमानन डिपार्टमेंट होता है जिसमें वायुयान वगैरह उड़ते हैं, वो एविएशन कहलाता है ना। तो भाई एविएशन में ये भी शब्द कहाँ से लाया, तो पक्षी के डायना से लाया। इस प्रकार से पक्षी होता है आपका, है ना। तो इनके जो डायना होते हैं, है ना, इनके जो डायना होते हैं, यहीं से आपका जो है एभी शब्द का जन्म हुआ है। और एभी जहां भी लिखे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये पक्षी की बात कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है जी पक्षी का बात, ठीक है। तो यहाँ पे एभी साइड मतलब साइड का तो समझते हैं मृत्यु, तो पक्षी की हत्या एभी साइड हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी चीज में इसे फिट करके साइड को आप निकाल सकते हैं मीनिंग। इसके अलावा किस नृत्यांगना को रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य की रानी कहा था या फिर नृत्यों का सामग्री कहा था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है कि नृत्यों के सामग्री कहा था। तो ये आपका सितारा देवी। सितारा देवी आप जानते हैं कि कथक से संबंधित है। एक बच्चे ने डायरेक्ट इन्होंने लिखा था कि सितारा देवी किससे संबंधित है, और एक बच्चे ने रविन्द्रनाथ टैगोर को रिलेट करके लिखा है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो दोनों में से कौन सा पूछा गया था, आप लोग जरा बताएंगे। इसमें मैं 90% में हूं कि एक मैं इसको मैं 90% दूंगा रविन्द्रनाथ टैगोर वाले को, दूसरे को मैं 10% दूंगा, क्योंकि एक रुक्मिणी देवी भी पूछ दिया है, ठीक है। तो कथक हो जाएगा, सितारा देवी कथक से है। ये जो देवियां हैं जो आपके नृत्य से जुड़े हुए हैं, उनको मैंने आपको सरनेम के अलावा, छांटने के अलावा भी याद रखने को बताया है मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे बहन, है ना। जो सितारा देवी है ये कथक से हैं, रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम से हैं, कलावती देवी मणिपुरी से हैं, बिंबावती देवी मणिपुरी
मणिपुरी से हैं। इसी प्रकार से एक चारू माथुर, ये चारू माथुर किससे हैं, तो ये भी मणिपुरी से हैं। इसी प्रकार से एक झावेरी बहन, ये कहाँ से है, मणिपुरी से। एक हमने कहा था जी अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी जी सुरबहार प्ले करते हैं, है ना। तो ये जो देवियां हैं इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा मैंने नृत्य में पकड़ने के लिए बता दिया है। रेड्डी फैमिली कहीं भी देखे समझ जाइएगा, आंध्र प्रदेश जाना है, वहाँ का जो है कचरी और पूरी खाना है, यानी कुचिपुड़ी करना है, ठीक है, रेड्डी सरनेम। इसके अलावा अगर झावेरी सरनेम देखेंगे, झावेरी सरनेम, तो भाई हमें मणिपुर जाना है, और झावेरी सरनेम और सिंह सरनेम ये दोनों मणिपुर के लिए जो है फिक्स हैं। महापात्रा सरनेम, महापात्रा सरनेम जो है आप उड़ीसा में नृत्य करेंगे। इसके अलावा अगर आपको बोरबयान सरनेम, बोरबयान सरनेम, गोस्वामी सरनेम, ये अगर आपको मिल जा रहा है तो आप सतरिया के साथ जाएंगे। एक महाराज सरनेम अगर आपको मिल रहा है तो या तो आप कथक नृत्य को देखेंगे या फिर तबला बजाएंगे, दोनों बात ध्यान रखेंगे। झारखंड में कौन से राज्यपाल जिन्होंने 2004 से 2009 तक राज्यपाल के रूप में सेवा दिया और उनका मृत्यु लखनऊ के एक अस्पताल में हो गई थी, तो ये थे सैयद सिबते रजी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सैयद सिबते रजी को। इनके अलावा इसमें अब क्या ही एक्स्ट्रा फैक्ट दूं, इसीलिए यहाँ पे नहीं है, इसमें क्या दिया जा सकता है बताइए ना। इसके अलावा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब आया था, मैंने आपको ट्राइसेम, ड्वाकारा, अन्नपूर्णा योजना, अन्न के बदले अनाज, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना सब बता दिया हूं। आगे का काम प्रभु जी श्री चरण वाले आपके हैं हो गए हैं, ठीक है भाई। तो ये 1997 में हो जाएंगे, है ना भाई। तो प्रभु जरा देखा कीजिए। इसके अलावा अमनप्रीत सिंह ISSF 2023 में कितने मीटर में गोल्ड जीते हैं, तो 10-25 ऑप्शन में था, तो 25 मीटर हो जाएगा, 25 मीटर में गोल्ड जीते हैं। देखिए झारखंड राज्य से आज 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो आपका पहला मुख्यमंत्री पूछ लिया है, एक दूसरा पूछा है कि झारखंड में 2004 से 2009 के बीच सेवारत राज्यपाल की मृत्यु लखनऊ में हुई, वो कौन थे। तो दोनों क्वेश्चन पूछे हैं। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। कौन, बाबूलाल मरांडी, है ना। अभी कौन है झारखंड के आपका जो है CM, तो हेमंत सोरेन है, झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। शिबू सोरेन का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भैया, नित्यानंद स्वामी जी। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, है ना। तो ये तीनों ही राज्य के मुख्यमंत्री, पहला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तीनों राज्य का फॉर्मेशन एक ही साथ हुआ था 2000 ईस्वी में। बिहार से आपका दक्षिणी पार्ट को काट करके झारखंड को बनाया गया था। उत्तराखंड के हिमालय किनारे की भाग को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था, उत्तर प्रदेश से, माफ कीजिएगा। और छत्तीसगढ़ से का जो है निर्माण मध्य प्रदेश को काट करके बनाया गया था। तो ये तीनों ही स्टेट आपका 2000 में बना था। यहाँ से एक की मुख्यमंत्री पूछी है तो दूसरी भी रेडी है आने के लिए एग्जाम में, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। इसके अलावा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कल शाम वाले क्लास में भी कराए हैं, तो एनी बेसेंट है भैया। एनी बेसेंट के बारे में मैंने क्या बता रखा है, ये आयरिश लेडी है। क्या है, आयरिश लेडी है, आयरिश लेडी। कल मैंने इसका किताब बताया था, उनके बारे में सारा फैक्ट दिया था। और पहला प्रश्न है, कौन सा, पहला प्रश्न है 52वां क्लास का भाई, कल शाम का, भी 10 घंटे भी नहीं होंगे, है ना। तो ये जो है आयरिश लेडी है, ठीक है भाई, एनी बेसेंट। इसके अलावा एनी बेसेंट जो है हमारे यहाँ होम रूल लीग में जो है तिलक साहब के साथ जो है योगदान दिए। इसके अलावा थियोसोफिकल सोसाइटी, है ना, जो आपका अलकाट और आपका मैडम ब्लावत्स्की जनक हैं। तो इंडिया में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी को लाने और चलाने का श्रेय जो है एनी बेसेंट को दिया जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी अपना मुख्यालय इंडिया में कब और कहाँ बनाया, तो 1882 अड्यार में बनाया था। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो गया। भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो सरोजनी नायडू 1925 में, और यही सरोजनी नायडू आगे चलकर हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल के रूप में। इसके अलावा कांग्रेस की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 1885 में, जिस साल बना था, है ना। अध्यक्षता कौन संभाले थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, है ना। इनके अलावा इनकी स्थापना कौन किए थे कांग्रेस की, तो A.O. ह्यूम। प्रथम बैठक में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अब आपके सामने कांग्रेस के रिलेशन में कुछ ईस्वियां दिख रहे होंगे, आप लोग जो है जितना आपसे हो सके कॉमेंट कीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ बता तो दूंगा, अब मैं देखता हूँ कि आप याद भी कितना रख पाते हो, क्योंकि ये सारे के सारे कल शाम वाले क्लास में मैंने कांग्रेस वाले में करा दिया था, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा, मतलब नहीं लिखा हूँ। एक ही चीज़ को कितनी बार मैं आपको लिखूँ, है ना, खुद खराब लग जाता है मुझे। तो 1907 में ये क्या हुआ था भाई, सूरत अधिवेशन। ये कौन थे भाई, रास बिहारी घोष अध्यक्षता संभाल रहे थे। सूरत नाम से स्पष्ट है गुजरात में। यहाँ पे क्या होता, गरम दल और नरम दल में जो है फूट पड़ गए थे। ये 1916 कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था।
कौन कर रहे थे अध्यक्षता? अंबिका चरण मजूमदार। ये जो दोनों अलग हो गए थे ये यहाँ पे आके मिल गए और यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिल गए। 1929 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पर हुआ था? लाहौर के अंदर। कौन कर रहे थे? JL नेहरू। इसी के बाद हमने 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार झंडा फहराया था। इसके अलावा 1906 इसमें स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। तो ये सब ध्यान रखेंगे। 11 में राष्ट्रीय गान गाया गया था कोलकाता में और 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता संभाले थे महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन की। इसके अलावा मन्ना डे का क्या फील्ड है ये पूछा है भाई, कल ही ने बताया, पहला या तीसरा क्वेश्चन है। मन्ना डे जब मैं आपको बताया था, नहीं आज ही शायद बताया था ना, हाँ आज ही बताया था। फर्स्ट सीट में पूछा था ना कि भाई गजल सम्राट किसे कहते हैं, जगजीत सिंह, उसी के फैक्ट में देखिएगा। तो मन्ना डे जो है ये आपका संगीत से है। बप्पी लहरी, RD बर्मन, ये दोनों का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है। पता नहीं इनसे क्या इतना लगाव है, इन दोनों का पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो पश्चिम बंगाल बताइएगा, है ना। इनके अलावा एट आर्म्स लेंथ जो है ईडीएम पूछा है, पहले भी पूछा है, परहेज करना, दूर रहना किसी भी चीज़ से। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि? एक बच्चा ने बताया। दूसरा बच्चा ने किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? फिलहाल मैं दोनों का आंसर आपके लिए रेडी रखा हूं, है ना। पहला कहे कि जनसंख्या जो है सबसे कम वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश में रहा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि आपका लक्षद्वीप का रहा था और अधिकतम दशकीय वृद्धि आपका दादर नगर हवेली का रहा था। यूटी के अंदर अधिकतम जो है आपका दादर नगर हवेली का, न्यूनतम जो है लक्षद्वीप का। अगर राज्य में आपसे जो है न्यूनतम पूछ दे तो राज्य में सबसे न्यूनतम वृद्धि दर किसका रहा था? तो नागालैंड बताना है। नागालैंड जो है ये बढ़ने के जगह पे 0.6% जो है आपका घटा ही लिया अपना जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा सर्वाधिक 3 जो है आपका घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश और 3 सबसे कम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। चूंकि बच्चे ने अलग अलग क्वेश्चन बताया, एक तो बोले कि भाई दशकीय वृद्धि कम किस यूटी का है और दूसरे ने बताया कि जनसंख्या घनत्व किस यूटी का है, तो मैं थोड़ा सा दुविधा में हूँ, इसलिए दोनों आंसर बताऊंगा। तो अभी आपने देखा कि दशकीय वृद्धि में सबसे कम लक्षद्वीप था। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है ये भी आपका लक्षद्वीप का ही है, न्यूनतम जनसंख्या वाले है, ये जनसंख्या वाले है, ठीक है। तो ये जो है आपके जनसंख्या वाला सीट है, ये घनत्व वाला नहीं है, जनसंख्या कुल पॉपुलेशन के हिसाब से रखा गया है। तो शायद यही बताएं कि सबसे कम जनसंख्या किस मतलब स्टेट का है, ठीक है। तो सबसे कम आपका लक्षद्वीप का है, सबसे अधिक तो पूछेगा ही नहीं क्योंकि ये दिल्ली है, सभी जानता है। और दिल्ली की जो है आपका घनत्व भी सबसे ज़्यादा होता है, केंद्र शासित प्रदेश में इतने होते हैं कि पूरे देश में भी सबसे ज़्यादा यही का होता है ना, क्योंकि भाई दिल्ली में रहने को टांग रखने की जगह नहीं है। इसके अलावा भारत में किस सूफी संत का मकबरा अजमेर शरीफ में है? मुझे मकबरा तो ये आपका शेख मोहिद्दीन चिश्ती है। मैंने बताया है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शेख मोहिद्दीन चिश्ती को। और इसको याद रखने के लिए मैंने गीत गा के ही सुनाया था, मुझे वो गीत भी याद है, भर दो झोली मेरे वो मोहम्मद दर से जाऊंगा न तेरी मैं खाली। ये वाला जो बजरंगी भाईजान की गीत है, वो लड़की जो खो जाती है, ये गीत यहीं पर फिल्माया गया है। चिश्ती संप्रदाय का जो है जनक भी कहा जाता है आपको मोहिद्दीन चिश्ती को। अकबर से प्रभावित थे सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही माना जाता है कि जहांगीर का जन्म हुआ, इसीलिए जहांगीर का बचपन का नाम सलीम भी है। स्क्रैच का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है, जिसमें खरोंच आ जाए ना उसे स्क्रैच कहते हैं, मतलब जो एकदम ठीक ना हो उसे स्क्रैच्ड कह सकते हैं। इसके अलावा नॉनचलेंट का एंटोनिम पूछा गया है, तो नॉनचलेंट का मतलब अच्छा होता है, इसका उल्टा करेंगे तो कोई ऐसा बुरा है ना, कोई भी ऐसा कंसर्न टाइप से कोई चिंता की विषय ऐसा हो सकता है इसके ऑप्शन। चार चपार कूट आपसे पूछा गया है, तो चार चपार कूट अभी कल ही या परसों बताया था ना, चार चपार कूट है ना, जहाँ पे सोलिंग मापुंग बताया, मोपिन सोलुंग भी बताया था। तो चार चपार कूट जो है ये मिजोरम का है। जिस दिन मी डे फी त्योहार पूछा गया था ना आपको, असम वाला मी डे फी है ना, कल नहीं परसों लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था, उसी पीडीएफ में देखिएगा, परसों वाला पीडीएफ में 6 तारीख के मी डे फी वाले क्वेश्चन के पास चार चपाट कूट भी मिलेंगे। कोई भी बात हवा में नहीं करता दोस्तों, हवा में करके मैं क्या ही करूंगा। अगर ऐसा करना होता तो मैं एडवर्टाइज नहीं लगा लेता, अगर इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं तो, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। मुझे पता है कि आज न कल आप लोग जिस प्रकार से एनालिसिस में पसंद करते हो, उसी प्रकार से जनरल दिनों में भी पसंद करोगे और आप मुझसे पढ़ोगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये सेम चीज़ जो है ना,
इससे कई गुना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर करा दूंगा। क्योंकि भाई एनालिसिस में तो आप लोग देखते ही हो कि क्या होती है। तो ये आ कहाँ से रहे, पहले से। तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हो तो वाह वाह में रह गए, लेकिन जो पढ़े ही नहीं वो जाके सिर्फ सुन के ही रह जाएंगे ना कि आए थे हमने किया नहीं। तो ऐसा नहीं करना है ना। अभी मैं एसएससी जीडी की सीरीज लाने वाला हूँ, जीडी की वैकेंसी आ रही है। इस जीडी की सीरीज की खासियत क्या होगी कि इसमें मैंने 10 अंग्रेजी के प्रश्न भी नीचे रखने हैं, है ना, जिससे क्या जीडी के जो अंग्रेजी करता है उनको अंग्रेजी क्लियर हो जाए। मैं 10 जो है आपको एक दिन हिंदी के मेंटो सैनो रख लेंगे, हिंदी के मुहावरे रख लेंगे, यानी जो है लिटरेचर से भी हमने ना 10 प्रश्न रखने हैं लास्ट में। तो इस प्रकार से जो है ये 30 वीडियो का सीरीज मैं लाऊंगा। अगर ये 30 वीडियो आपने अटेंड कर लेंगे एसएससी जीडी के लिए तो समझ लीजिए मेरे तरफ से जो है आपके जीके में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आज तक जितनी बार मैंने प्रैक्टिस सेट चलाया है आज तक तो खरा उतरा है एग्जाम के अंदर, इसमें भी खरा उतरेगा। पूरा कोशिश करूंगा, पूरे दम से जो है आपको पढ़ाऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो आपको, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क दिया जाता है, और जो बच्चे हमारे पेड पीडीएफ ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको तो मिल ही जाता है। और अगर आपने मेरा 57 सीरीज की पीडीएफ खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उससे क्लिक करके आप पीडीएफ के रिगार्ड में व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, आपको जो है बता दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।